हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है इतिहास का विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय के योगदान के बारे में बताइए। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय का क्या योगदान, क्या भूमिका था, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं भारत के मानचित्र में कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो कहाँ पर है और किस तरह से उसका स्वरूप फैला हुआ था। तो भारत में दक्षिण की तरफ यहाँ पर सबसे निचले छोर पर आप देख रहे हैं कि ये है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 4 राज्यों के विस्तृत स्वरूप में फैला हुआ साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी में हुई और 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य एक मजबूती के साथ बंधा रहा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। अब इसमें हमें जानना है कि कृष्णदेव राय की क्या भूमिका थी विजयनगर के साम्राज्य के विस्तार में। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ हम जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें राजवंश कितने हुए और किन किन राज्यवंशों में कितने शासक हुए। विजयनगर जो साम्राज्य है उसके राजवंश में पहला जो राजवंश है वो है संगम राजवंश, और संगम राजवंश के पहले शासक हैं हरिहर राय प्रथम, जिनका शासन काल है 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक। और संगम राजवंश में कुल 12 शासक हुए। संगम राजवंश के बाद आता है साल्व राजवंश, और साल्व राजवंश के पहले जो शासक हैं वो है साल्व नरसिंह देव राय, और इनका शासनकाल 1485 से 1491 ईस्वी तक है। और साल राजवंश में कुल 3 शासक हुए। साल्व राजवंश के बाद आता है तुलुव राजवंश, और तुलुव राजवंश में 5 शासक हुए। तुलुव राजवंश के पहले शासक तुलुव नरस नायक हैं, और इनका शासन काल 1491 से 1503 ईस्वी तक है। और कृष्णदेव राय भी तुलुव राजवंश के ही शासक थे। और तुलुव राजवंश के बाद है अराविदु राजवंश। अराविदु राजवंश के जो शासक हैं पहले वो हैं आलिया रामराय, और इनका शासन काल 1542 से 1565 ईस्वी तक है। और इस राजवंश में यानी कि अराविदु राजवंश में कुल 8 शासक हुए। तो इस तरह से आपने एक चार्ट के रूप में यहाँ देखा कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश हुए और किन किन राजवंशों में कितने शासक थे और उस राजवंश के पहले शासक कौन थे। इन सभी राजवंशों के सभी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुए हैं वो है कृष्णदेव राय। तो इसके बाद देखिए, यहाँ ये जो 1565 लिखा हुआ है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि विजयनगर के पतन का प्रमुख कारण है। कर्नाटक में तालीकोटा पड़ता है, और तालीकोटा में ही 1565 में युद्ध हुआ था दक्कन सल्तनत अली आदिल शाह और इधर जो है विजयनगर के सेनानायक आलिया रामा राय के बीच तालीकोटा में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजयनगर की पराजय यानी कि हार हुई थी, और इसी हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा था, या विजयनगर साम्राज्य विखंडित होने लगा था, टुकड़ों में बंटने लगा था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अब इतना राजवंश का जो है जानकारी लेने के बाद यहाँ पे कृष्णदेव राय के बारे में देखिए। तो कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के थे और विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक था, और वैष्णव धर्म के ये मानने वाले थे। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से देखिए, कृष्णदेव राय सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से नजर से देखते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का बाहुल्य था विजयनगर साम्राज्य में, और ब्राह्मणों को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। बाकी सब लोगों को भी जो है समान सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन सबसे सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को दिया जाता था।
कृष्णदेव राय के समय में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि विजयनगर के अष्ट दिग्गजों में से आप प्रमुख दिग्गजों का नाम लिखिए या अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के समय में या उनके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों के समूह को अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे नीचे देखिए 8 कवियों का नाम लिखा हुआ है। अल्लसानी, पैदन्ना, नंदी तिम्मन, भट्टूमूर्ति, धूर्जटी, मादयगरी, मल्लन, मुदुपल्लुकुकु और इसके बाद है अचल राजू, रामचंद्र, पिंगली, सूरन। तो ये 8 कवि हैं जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे है सम्राट कृष्णदेव राय का चरित्र और साम्राज्य विस्तार में योगदान। यानी कि यहाँ आप जानना है कि जो सम्राट कृष्णदेव राय थे, इनका व्यक्तित्व चरित्र किस प्रकार से था और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार योगदान दिया। देखिए मेन क्या होता है कि अगर शासक श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, अच्छा है, दयालु है, वीर है, तो जाहिर सी बात है वो उसके शासन काल में साम्राज्य का या राज्य का विस्तार होगा और शासन व्यवस्था भी बेहतर रहेगी। तो इसमें पहला पॉइंट है महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व में यदि हम देखें तो कृष्णदेव राय जो थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो अधिक जो है बेहतर था। उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट था और लंबे चौड़े थे, कद काठी अच्छी थी और इस तरह से उनके व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण या आकर्षित करने वाली क्षमता थी। यानी कि एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। महान सैनिक या विजेता के रूप में अगर हम देखें तो कृष्णदेव राय एक वीर योद्धा थे, कुशल सेनापति और महान विजेता भी थे। उन्होंने तमाम लड़ाइयों को लड़ा और जिनमें उन्होंने जीत भी हासिल की। और उसके बाद 1510 ईस्वी में दक्षिणी मैसूर के उम्मटूर के सरदारों के विद्रोह का उन्होंने दमन भी किया और उसके बाद उड़ीसा के राजा गजपत प्रताप रुद्र को उन्होंने हराया और 1514 ईस्वी में उदयगिरी के किले पर जो है कृष्णदेव राय ने अधिकार कर लिया और 1514 ईस्वी में कोंडविडू का किला भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह को पराया और इस तरह से उनका ये जीत जो था वो एक महान कार्य के रूप में था। और इस तरह से कृष्णदेव राय ने आदिल शाह के सारे जो भूभाग थे उसको अपने अधिकार में कर लिया और गुलबर्ग के किले को एकदम तहस नहस कर दिया। विजयनगर का राज्य अब पश्चिम में दक्षिणी कोंकण और जो है पूरब में विजयपट्टनम तक फैल गया था। तो इस तरह से कृष्णदेव राय ने अपने युद्ध में विजय प्राप्त करके जो है अधिक भूभाग को जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ जो संबंध थे वो मित्रतापूर्ण थे और वहां से जहां से व्यापार होता था। 1510 में पुर्तगाली यात्री उनके राज्य में आए और जिससे क्या है एक किला बनवाने की आज्ञा कृष्णदेव राय ने प्रदान कर दी थी। अगर एक योग्य शासक के रूप में देखें तो कृष्णदेव राय एक वीर योद्धा के साथ साथ एक योग्य शासक भी थे और उन्होंने तमाम समस्याओं पर हमेशा अपना जो है एक अच्छा दृष्टिकोण रखा। वो उनकी जो नजर थी वो पैनी नजर थी और हर तरफ वो ध्यान रखते थे। उनकी आर्थिक नीति यानी धन की जो नीति थी, जो कर की नीति थी, वो काफी बेहतर थी और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य धन दौलत से भरा हुआ था। उनके शासनकाल में व्यापार और खेती की, पशुपालन की जो है उन्नति हुई और इस तरह से वो एक न्यायप्रिय शासक भी थे। यानी कि सारी व्यवस्थाएं बेहतर थी। एक कुशल और योग्य शासक थे कृष्णदेव राय। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो कृष्णदेव राय वैष्णव हिंदू थे और ब्राह्मणों को वो दान करते थे, अधिक दान देते थे। वैष्णव मत के मानने वाले होने के कारण ही वो तमाम धर्मों का भी आदर करते थे और उनके शासन काल में सभी व्यक्तियों को पूरी आजादी थी और सबको जो है एक समानता की दृष्टि से न्याय उनके साथ वो करते थे सबके साथ।
साहित्य के प्रेमी या संरक्षक के रूप में अगर हम देखें तो कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे और वह विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान करते थे। संस्कृत और तेलुगु साहित्य की उन्नति का उन्होंने अधिक प्रयास किया, कोशिश की, और उनकी सभा में 8 महान कवि निवास करते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, जिनके बारे में आपने अभी जाना है। तो इस तरह से एक कुशल शासक के रूप में, वीर योद्धा के रूप में, एक अच्छे जो है आर्थिक नीतिकर्ता के रूप में कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को बढ़ाया और व्यवस्थित ढंग से चलाया भी। इसके बाद देखिए जानना है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के, अंत के या विघटन के क्या कारण थे। देखिए जब तक शासक बेहतर रहता है तब तक शासन व्यवस्था बेहतर रहती है, और शासक यानी कि राजा, सम्राट अगर अयोग्य है, बेहतर नहीं है, अगर ऐशो आराम में मग्न रहने वाला है तो शासन व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। अब यहाँ पे ये जानना है कि विजयनगर साम्राज्य के अंत या पतन या विघटन का क्या कारण था। तो सबसे पहले है सैनिक शक्ति और जागीर प्रथा का कठोरता के साथ, जो ये लोग प्रजा के साथ कठोरता का व्यवहार करते थे, वो मुख्य कारण है। यानी कि सैनिकों को काफी प्रभुत्व मिला हुआ था। जागीर प्रथा होने के कारण जो जागीरदार थे वो आम जनता के साथ, प्रजा के साथ कठोरता का व्यवहार करते थे, इसीलिए संपूर्ण जनता का समर्थन विजयनगर को नहीं मिल पाया। और जब तक कृष्णदेव राय थे, शासन व्यवस्था बेहतर होने की वजह से प्रजा सुखी संपन्न रहती थी और वो सम्राट के शासक के गुणगान करती रहती थी। लेकिन अयोग्य शासकों की वजह से और सैनिक शक्ति और जागीरदारों के कारण जो है प्रजा का समर्थन विजयनगर को नहीं मिल पाया और राज्य का, साम्राज्य का विघटन होता चला गया। सभी जो राज्य संगठित थे वो विघटित होने लगे, यानी कि बिखरने लगे। दूसरा पॉइंट है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की पराजय या हार। 1565 में तालीकोटा का जो युद्ध हुआ उसमें जो है ये हार गए विजयनगर के शासक, और इस तरह से जो है ये एक निर्णायक युद्ध था विजयनगर के लिए। और इसके बाद जो है यानी तालीकोटा के पराजय के बाद विजयनगर का जो साम्राज्य था विघटित होने लगा। अयोग्य उत्तराधिकारी, तीसरा पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो आयोग यानी कि अच्छे शासक के ना होने के कारण विजयनगर साम्राज्य, जैसे कि देखिए एक राज्य को संभालना थोड़ा मतलब सही रहता है, लेकिन अगर कई राज्य एक साथ मिले हों तो जब शासक बेहतर होता है तभी वो उसको संभाल पाता है। अगर अयोग्य उत्तराधिकारी हैं तो वो एक राज्य को भी नहीं चला सकते हैं, और अनेक राज्यों का समूह यानी साम्राज्य चलाना बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य विखंडित हो गया। इसके बाद है राज्य में विलासिता का बढ़ता प्रभाव। जो धनी वर्ग के लोग थे, सामंत थे, जागीरदार थे, इनका जीवन ऐशो आराम में बीत रहा था, जबकि वहीं आम जनता यानी कि प्रजा का जो जीवन था वो उतना बेहतर नहीं था। यानी कृष्णदेव राय के समय में शासन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन उनके बाद जो शासक हुए हैं उनके शासनकाल में राज्य में जो धनी वर्ग के लोग थे उन्हीं का जीवन बेहतर था और गरीबों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस तरह से भोग विलास के ऊपर अधिक धन खर्च किया गया, आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में नहीं दिया गया, जिस कारण विजयनगर साम्राज्य विखंडित हो गया या जो है उसका पतन हो गया। उसके बाद देखिए प्रांतीय शासकों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त होना। तो जो प्रांतीय शासक थे, कई प्रांत मिलकर के एक साम्राज्य बने हुए थे और प्रांत के शासकों को इतना अधिक जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया था, अधिकार दे दिए गए थे कि उनमें जो कमजोर शासक होते थे उन पे जो सबल शासक होते थे वो अत्याचार करने लगे, और उसके बाद जो सबल शासक थे वो अपने राज्यों को अलग करने में लग गए। तो इस तरह से जो एक समूह बना हुआ था राज्यों का वो विखंडित हो गया और विजयनगर साम्राज्य जो है वो जो है विखंडन उसका हो गया या पतन हो गया या अंत हो गया। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों को आपने जाना है। मान लीजिए प्रश्न आता है, लॉन्ग में आता है तो हेडिंग डाल के आप इसको डील करेंगे, और अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। मेन चीज क्या होता है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि प्रश्न जो है कितने नंबर का है और वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर को आप लिखेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।